बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हम आपको एक बात और बताते हैं कि रीजनल चैनल की संभवतः पहली बार टीवी स्क्रीन में मैं देश की दो ऐसी बड़ी शख्सियत को एक साथ फ्रेम पे लेके आ रहा हूं। एक है देश के जाने माने अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, और दूसरे भी हैं जाने माने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। दोनों राज्यसभा से आते हैं। कपिल सिब्बल साहब हैं और सांसद कपिल सिब्बल साहब और विवेक तन्खा साहब हैं। सर, पहला सवाल आपसे कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और आपने एक बहुत अहम रोल अदा किया है सारे दलों को, तमाम जो दल हैं उनको सबको एक करने का। क्या है पूरा रोड मैप? नहीं, अभी तो इस समय तो कोई रोड मैप है नहीं। इस समय तो यही है कि सब लोगों को एक मंच पे जुड़ना चाहिए और एक मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और इसका अभी प्रयास की शुरुआत हुई है। ये कोई आसान काम नहीं है, तो देखते जाइए क्या होगा। अभी हम भी नहीं कह सकते क्या होने वाला है। लॉयर एक देश का भविष्य है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हम चाहे गांधी जी की बात करें, चाहे वर्तमान की बात करें, तो एक एडवोकेट देश का भविष्य है और इस समय एडवोकेट काफ़ी रोल अदा कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक देश का सवाल है, किसी भी देश का सवाल हो, आप इतिहास देख लीजिए, हमेशा एडवोकेट सबसे आगे रहे हैं। चाहे वो हमारी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों ना हो, सभी लोग तो एडवोकेट के अलावा पत्रकार भी थे, एडिटर भी थे, चाहे वो लाला लाजपत राय रहे हों या महात्मा गांधी खुद रहे हों। तो वो सुबह सुबह एडिटोरियल भी लिखते थे और फिर पॉलिटिक्स भी सारा दिन करते थे, और वकील भी थे, बैरिस्टर रहे, कई बैरिस्टर थे, और उन्होंने वकालत छोड़ के संघर्ष किया और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। और ऐसा ही फ्रांस में हुआ, ऐसा ही अमेरिका में हुआ, ऐसा ही यूरोप में हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर देश को हमें बचाना है, जिस संकट से वो जा रहा है, आज हम गुजर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आज के दिन सारे देश के अधिवक्ता चुप हैं, सारे वकील चुप हैं, उनको थोड़ा सा आवाज़ उठाना चाहिए। और इसीलिए हमने एक मंच तैयार किया है, insafkeSipahi.co.in। तो कोई भी एडवोकेट या कोई भी नागरिक हिंदुस्तान का वहाँ जाकर एक इंसाफ का सिपाही बन सकता है, क्योंकि जिस हद तक बेइंसाफ़ी हो रही है इस देश में, चाहे वो आर्थिक बेइंसाफ़ी हो या सामाजिक बेइंसाफ़ी हो या राजनीतिक बेइंसाफ़ी हो, अगर उसकी लड़ाई हमें लड़नी है तो निश्चित रूप से इंसाफ के सिपाही द्वारा लड़ी जाएगी। और अधिवक्ताओं का, एडवोकेट्स का बहुत बड़ा रोल अदा होगा मेरे हिसाब से। ये वर्तमान जो पॉलिटिक्स है, राइट नाउ जो पॉलिटिक्स है, उसमें ईडी, इनकम टैक्स, तमाम जैसे विंग्स है, इनका खास एक हमेशा विपक्ष के रडार पे रहती है, हमेशा विपक्ष उनको टारगेट करता है। तो क्या वाकई में गवर्नमेंट जो है ईडी और इनकम टैक्स का उपयोग कर रही है, ये उनका गलत उपयोग कर रही है सताने के लिए? सही की बात नहीं है। मैं देखिए, ऐसा है कि पिछले लगभग 2017 के बाद कोई 125 लोगों के खिलाफ, जो खास लोग हैं, ईडी के नोटिस गए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। उसमें से 118 तो विपक्ष के लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी और या कर्नाटका में भी पीछे गए कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं ये डबल इंजन सरकार नहीं, ये डबल बैरल सरकार है। एक बैरल ईडी का और एक बैरल सीबीआई का। तो ये डबल बैरल सरकार से अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। और ये जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ये संस्थाएं इनके इशारे पे चलती हैं। और अगर देश की संस्थाएं, जिनको अपना एक संवैधानिक कर्तव्य निभाने का जो ड्यूटी है, अगर हटकर वो राजनीतिक ड्यूटी निभाने लगे, तो निश्चित रूप से जो हमारा लोकतंत्र है उसमें इतनी गिरावट आ जाएगी, और मैं समझता हूं कि इसका ढांचा बदल जाएगा। सर, राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। क्या लगता है, आप पूर्व कांग्रेस के एक सीनियर लीडर रहे, कांग्रेस से बहुत करीबी आपने कांग्रेस को देखा है, कांग्रेसमैन को देखा है, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, तो क्या चेंज, पार्टी में कुछ चेंज आया है या राहुल गांधी? दो बातें हैं इसमें। जो भी शख्स, जो भी नागरिक, जो भी नेता भारत को जोड़ना चाहता है,
तो उसका हम स्वागत करते हैं। मैं तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़ा आज के दिन जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है और वो विचारधारा यही है कि हमें सब लोगों को जोड़कर, उनके दिलों को जोड़कर और हमें साथ अगर भारत को हमने उस अमृत काल पे ले जाना है जिनके प्रधानमंत्री जी रोज़ बातें करते हैं, क्योंकि वो जो अच्छे दिन हैं उनको तो भूल गए, अब अमृत काल की बात करते हैं। अगर वाकई में हमें उस तरफ जाना है, उस ओर जाना है, तो हमें भारत को जोड़ना होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई राजनीतिक फायदा कांग्रेस को हो या नहीं हो, उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। क्या राहुल जी की क्या कुछ इमेज इससे सुधरी है? नहीं, मैं इसके बारे में मैं कुछ कहूँ। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, और जो मैं देख रहा हूँ निश्चित रूप से कई लोग उनसे जुड़े हैं। इसका अगर उनको कोई कांग्रेस को राजनीतिक फायदा हो या नहीं हो, वो तो चुनाव ही बताएगा। सर, अब परिवारवाद के घोर विरोधी रहे, इसको लेकर के कई बार आपने खुल के मुखर होके बोला है, जिस पार्टी में भी आप रहे परिवारवाद के विरोधी रहे हैं आप। किस तरह से देखते हैं, क्या परिवारवाद आने वाली राजनीति को खराब करेगा? किस तरह से देखते हैं? परिवार का मतलब क्या है? परिवार का मतलब यह है कि जो आपके नज़दीक लोग हैं, आपका बेटा हो, बेटी हो, चचा हो, मामा हो, अगर उनके फायदे के लिए आप कुछ काम कर रहे हो तो परिवारवाद हो गया, ठीक है ना। और जहाँ तक अगर क्योंकि आप कांग्रेस का पूछ रहे हो, तो मैं चलो भाजपा की तरफ जाते हैं। इनका परिवार कौन है? संघ, ठीक है ना। जो ये काम करते हैं ये संघ के लिए करते हैं। सो सबसे बड़ा परिवारवाद तो भाजपा का है, तो इनका परिवार संघ है। और जो संघ बाइसिकल चलाता था वो कहाँ कहाँ पहुँच गया, अब तो आपको मालूम होगा, हम तो रोज देखते हैं हवा में। तो ये परिवारवाद जो बड़ी बड़ी इन्होंने हर जगह बड़े बड़े दफ्तर बना रहे हैं, हाँ, इनके बड़े मतलब कि इनके नज़दीक की लोग कितने अमीर हो चुके हैं। तो ये मतलब परिवारवाद मतलब जिससे कि आपकी नज़दीकी हो उसको आप बढ़ावा दे रहे हो, ये परिवारवाद है। और ये परिवार कहते हैं क्योंकि गांधी परिवार है इसलिए परिवारवाद है। ये इनका जो डेफिनेशन है परिवार का बिल्कुल गलत है। तनखा साहब भी आपके साथ इस बात को लेकर के मुखर रहे हैं, परिवारवाद के हमेशा विरोधी रहे हैं। सब परिवारवाद को किस तरह से देखते हैं पॉलिटिक्स में, वर्तमान पॉलिटिक्स में परिवारवाद को किस तरह से दिखता है? और कर्नाटक, इस एक और लाइन इसमें जोड़ता हूं, कर्नाटक चुनाव में भी देखा जा रहा है कि लगभग 25 ऐसी टिकटें हैं जो परिवारवाद में दी गई हैं। देखिए, इंडिविजुअल्स पे कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि परिवार में भी सक्षम लोग होते हैं और असक्षम लोग होते हैं। अब वो 25 सक्षम थे असक्षम थे, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं, तो उस पर मैं पर्सनल कमेंट तो नहीं करूँगा। मगर मैं खुद इस बात का मैं प्रखर वक्ता हूँ कि जब तक, जैसे मैं अपने परिवार की बात कर सकता हूँ, मैं दूसरों की परिवार की बात नहीं कर सकता। मैंने शुरू से बोला है कि जब तक मैं राजनीति में हूँ, मेरे मारे मेरा बेटा राजनीति में नहीं आएगा। वो राजनीति में अगर आएगा, उस दिन आएगा जिस दिन वो अपने दम पे राजनीति में आ सकता है, जिस दिन वो अपना स्थान सोसाइटी में बनाएगा, उसको कोई पार्टी इनवाइट करेगी। मैं तो यहाँ तक प्रजातांत्रिक विचारधारा कहूँ कि कौन सी पार्टी इनवाइट करेगी और किसमें वो जाएगा, मैं उसको वहां भी नहीं रोकूंगा। ये उसका निर्णय होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे माध्यम से, मेरी बिकॉज कोई मेरे से रिलेटेड है या मेरे से नजदीक है या मेरा मित्र है, इसलिए किसी को टिकट मिलनी चाहिए। टिकट उसको मिलनी चाहिए जो योग्य है और जो जीत सकता है। सब इस समय पे हेट स्पीच बहुत ट्रेंड पे है कि बयानबाजी, चाहे हम कांग्रेस लीडर खड़के की बात भी करें या बीजेपी की किसी सीनियर लीडर की बात करें, बयानबाजी स्तरहीन होते जा रही, कहीं ना कहीं बयानों का जो स्तर है वो गिरते जा रहा है। कैसे देखते हैं कि क्या जाएगा ये मैसेज, क्या मैसेज पब्लिक के बीच में जा रहा है? मैं जहां तक मैं अपनी बात कर सकता हूं, सिब्बल जी के बारे में बोल सकता हूं। हम लोग शालीन शब्दों और राजनीति के प्रेरक हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिनको हम कहेंगे अनपार्लियामेंट्री, क्योंकि ये हमारे नेचर में नहीं है। हमारे ये कैरेक्टर में नहीं है, हमारे रगों में नहीं है। तो हम उस स्कूल थॉट प्रोसेस के लोग हैं जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। और अगर रूल ऑफ लॉ का कोई वायलेटर है जो हेट स्पीच करता है, तो मेरे ओपिनियन में उस पर एक्शन होना चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उससे वो सोसाइटी की
जो टेम्पो है वो खराब करता है। सर, सोसाइटी में क्या मैसेज जा रहा है, ये हेट स्पीच जो आजकल देख रहे हैं? मैसेज ये जा रहा है कि आप जो मर्जी बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला। और हम तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाल चुके हैं, मैं खुद वकील रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुकूल कोई बात ही नहीं करता, और ये लोग जज के खिलाफ भी बोलना शुरू कर देते हैं। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस पे आप रोक नहीं लगाओगे तो हम कंटेम्प्ट इशू कर देंगे। कहा ना, पिछले 6 महीनों से, मेरा ख्याल 1 साल हो गया, ये जो धर्म संसद हैं, इतना मतलब कि मैं कहता हूं कि शर्मनाक शब्दों के का ये उपयोग करते हैं। वही इनको, और फिर ये जो हमारे राजनीतिक लोग जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो चुप हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो चुप रहेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। हाँ, और ये करते रहेंगे, उनको राजनीतिक फायदा होगा। तो उनका लक्ष्य ये है कि करते रहें, वो करते रहें, इनका कुछ होगा नहीं और हमें राजनीतिक फायदा हो। इस रास्ते पे देश जा रहा है। सब 2024 में लोकसभा चुनाव है, फिर एक बार मोदी वर्सेस ऑल हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वन मैन शो इस समय बीजेपी मोदी शाह चल रहा है, और मोदी वर्सेस ऑल। तो आप कैसे देखते हैं कि कहां तक मोदी को डिफीट कर पाएंगे या बीजेपी को डिफीट कर पाएंगे? डिफीट और मैं लेके विक्ट्री की बात नहीं कर रहा, हार जीत की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन ये अगर कोई स्ट्रगल होगा तो इट वुड बी मोदी वर्सेस संविधान। बहुत बड़ी बात है, एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ मोदी वर्सेस संविधान। सर, 2023 में विधानसभा चुनाव है, तनखा साहब, दोनों ही पार्टियों का भविष्य इन चुनावों में लगा हुआ है, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां इस वक्त फुल इलेक्शन मोड में है, और दोनों ही पार्टियों का भविष्य इन चुनावों पर डिपेंड करता है। निश्चित रूप से, क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटी में इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जो पार्टी जीत जाती है वो 5 साल राज करती है। जब राज करती है तो वो एक प्रकार से अपने काडर को नरिश भी कर पाती है। कांग्रेस 15 साल से बाहर है ना, 20 साल लगभग हो रहे हैं। मुश्किल से हम 15 महीने के लिए आए थे, और उसके बाद हमारे यहाँ डिफेक्शन हो गया, लोग हमको छोड़ के चले गए, कारण जो भी था, और आज हम फिर ऑपोजिशन में हैं। तो कांग्रेस को वापस सत्ता पक्ष में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा काडर भी डेवलप होगा और हमसे लोग भी जुड़ेंगे। और कांग्रेस को भी एक नई कांग्रेस जैसे उभरना चाहिए। कांग्रेस जो एक नई आइडियाज़ की कांग्रेस हो, कांग्रेस जो नई एनर्जी की कांग्रेस हो। और आज इंडिया इज अ यूथफुल इंडिया। 65% ऑफ इंडिया इज यूथफुल। आप देखिए अपने यहाँ जो जबलपुर में, जैसे आप विजयनगर तरफ जाइए कि कितने कॉलेजेस खुल गए हैं, कितने लाख बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, और वो सब वोटर हैं आपके। तो उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी ड्रीम्स क्या हैं, क्या हम उसके बारे में सोच रहे हैं? जो हम इंसाफ के सिपाही का प्लेटफॉर्म लाए हैं, वो उसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये जितनी ड्रीम्स हैं लोगों की, उन ड्रीम से चर्चा तो हो, संवाद तो हो। क्या पॉलिटिशियन इतना बड़ा आदमी हो गया है कि वो पब्लिक से भी संवाद नहीं करेगा? और पब्लिक से संवाद वो उतना ही करता है जिससे उसको वोट मिल सकता है। हम उस संवाद को संवाद नहीं मानते। अगर कोई देश का प्रेमी है, अगर कोई देश को चाहता है और कोई समाज का प्रोग्रेस के लिए काम करता है, तो वो संवाद की बात करेगा जिससे लोगों के एस्पिरेशंस फुलफिल हो। लोगों को पैसा दे के वोटर बनाना सबसे इजी काम है। आप लोन ले लो, पैसा बांट दो और कहो कि हमको वोट मिल गया। हम उसको ना वोट मानते हैं, ना उस पैसे को हम आपकी जीत मानते हैं। हम जीत उस दिन आपकी मानेंगे या जिस पार्टी की भी जीत होती है, जो पार्टी पब्लिक एस्पिरेशंस को फुलफिल करके अपने आप ही को प्रेजेंट करे बिफोर द पीपल ऑफ इंडिया। सिविल साहब, लास्ट क्वेश्चन। पूरा यूथ, पूरे देश का यूथ, कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा यूथ है, सुपीरियर यूथ है, वो कहीं ना कहीं आप जैसे सीनियर्स लोगों की तरफ देखता है कि भारत भाग्य विधाता। तो क्या है कुछ यूथ के लिए एक संदेश, एक मैसेज? देखिए, जहाँ तक यूथ का सवाल है, हमें जो भी नेता इस देश का है उसको युवाओं की आकांक्षाओं को जानकर देश की नीतियां बनानी चाहिए। उसका भविष्य युवाओं की नजर से समझना चाहिए कि युवा क्या चाहता है। जब तक वो समझ जो कोई भी पार्टी, कोई भी दल हो, अगर इस बात की समझ नहीं आएगी, कभी वो जीत नहीं सकता।
क्योंकि हमारी अपनी आकांक्षाएं उनसे कहीं अलग हैं। ठीक है ना, वो क्या चाहते हैं हमें समझना होगा। तो अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी हो, जब तक वो नहीं समझेगी तब तक वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। और कांग्रेस पार्टी को मेरे हिसाब से, मैं तो कांग्रेस में हूं नहीं अब, कांग्रेस पार्टी मेरा ख्याल उस तरफ, जैसे विवेक जैसे मेरे भाई कांग्रेस पार्टी में आगे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बातें अब आने वाले दिनों में सामने आएंगी। और मैंने जो देखा है, जबलपुर में मैं गया हूँ, बाकी जगह इंदौर में भी गया हूँ, कई और जगह भी गया हूँ, मुझे लगता है कि जहाँ जो है ना बदलाव आ रहा है। तो बहुत बड़ी बात कही है सिब्बल साहब ने, तनखा साहब ने, कि तमाम जो पार्टियां वो यूथ की बात करती हैं, लेकिन यूथ के नजरिए से ही नेताओं को देखना चाहिए कि यूथ क्या चाहता है। साथ ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो संविधान वर्सेस मोदी होगा। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर।